आज की कहानी पूरी फिल्मी है, या यूं कहे कि इसे पूरी तरह से साउथ इंडिया के एक फिल्म से इंस्पायर होकर घटना को अंजाम दिया गया है। कुछ केसेस होते हैं जो ना सिर्फ मेरे बल्कि आप सभी के माइंड में हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ने वाले होते हैं, और आज ऐसा ही केस जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको अंदर तक दहलाने के लिए काफ़ी है। जी हाँ, यह केस आपके मन में एक बहुत ही अजीब सा डर बैठा करके जाएगा। 27 नवंबर 2017 की सुबह सुबह हैदराबाद में रहने वाली 30 साल की स्वाति रेड्डी नाम की महिला अपने किचन के अंदर नाश्ते की तैयारी कर रही थी, क्योंकि अभी कुछ ही देर में उसके पति सुधाकर रेड्डी, जिनकी उम्र तकरीबन 32 साल है, वो अभी अपनी नौकरी पर जाने वाले थे। वो जैसे ही तैयार होकर बाथरूम से निकलते हैं और अपने लिविंग हॉल में पहुंचते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी स्वाति को आवाज़ लगाई कि मेरा नाश्ता लगा दो। दूसरी तरफ से स्वाति किचन के अंदर अपना काम कर रही थी और तभी इन लोगों के मेन गेट को किसी ने ज़ोर से खटखटाया और एक साथ बेल भी बजाया जा रहा था। अब जो भी था, ये बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति वो बहुत जल्दी में था इस घर के अंदर आने के लिए, लेकिन स्वाति ने अंदर से ही अपने पति सुधाकर को कहा कि जाकर देखो दरवाजे पर कौन है। और सुधाकर अपने लिविंग हॉल के सोफे से उठकर जैसे ही मेन डोर पर गया, उसने दरवाज़ा खोला। सामने 4 लोग खड़े थे और चारों लोगों ने बहुत तेज़ी से सुधाकर को धक्का दिया, उसको पकड़कर अंदर की तरफ लेकर आए। और जैसे ही वो अंदर लेकर आए, सुधाकर ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब सुधाकर की चिल्लाहट सुनकर उसकी पत्नी स्वाति, जो कि किचन में काम कर रही थी, वो किचन से भागती भागती मेन हॉल में आ गई और उसने देखा कि 4 लोग उसके पति को पकड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहे हैं। उसके सिर पर कई वार किए जा रहे हैं और जैसे ही बीच बचाव में स्वाति ने उसको आकर छुड़वाना शुरू किया कि उन चारों में से एक ने स्वाति को पकड़कर साइड में खींच लिया और बाकी 3 लोग बहुत बुरे तरीके से सुधाकर को पीटने लगे। और पीटते पीटते एक व्यक्ति ने अपनी जेब से, जो साइड में उसने एक बोतल रखी हुई थी, उस बोतल को बाहर निकाला और उस बोतल से कुछ स्प्रे सुधाकर के चेहरे पर कर दिया। जैसे ही वो स्प्रे सुधाकर के चेहरे पर पड़ी, उसकी पूरी आंखें बंद हो चुकी थी। उसके मुंह के ऊपर बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। जी हाँ, ये कुछ और नहीं बल्कि एसिड था, जो कि सुधाकर के चेहरे पर इन लोगों ने छिड़का था। अब जैसे ही वो एसिड सुधाकर के चेहरे पर गया, सुधाकर ने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद एक और नकाबपोश व्यक्ति ने अपनी जेब के अंदर रखी हुई दूसरी बोतल निकाली और दूसरी बोतल का ढक्कन खोल करके नीचे पड़े हुए सुधाकर के चेहरे के ऊपर वो भी उस बोतल से कुछ डालना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और लाइटर से सीधा सुधाकर के चेहरे को आग लगा दी। जी हाँ, ये दूसरी बोतल के अंदर जो कुछ भी था वो साधारण चीज़ नहीं बल्कि पेट्रोल था। अब सुधाकर का चेहरा पहले तो एसिड से और अब पेट्रोल से जलकर लगभग पूरे तरीके से उबलने लगा था। बेचारा सुधाकर अंदर ही अंदर चिल्लाने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। और ये चिल्लाहट सुनकर वो चारों व्यक्ति जो यहाँ पर ये सारा कांड कर रहे थे, ये उसको उसी हालत में छोड़कर घर से बाहर निकले और वहाँ से भाग गए। साइड में बैठी हुई स्वाति ये सब कुछ देख रही थी कि उसके पति के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसको भी समझ नहीं आया। उसने बहुत जल्दी से सोफे के ऊपर रखा हुआ ब्लैंकेट उठाकर सीधा सुधाकर के चेहरे को बुझाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि किसी भी जलती हुई चीज़ के ऊपर अगर आप कंबल वगैरह रख दें तो आग जल्दी बुझ जाती है। अब ऐसा ही काम स्वाति भी कर रही थी। उसने अपने पति के चेहरे के ऊपर कंबल रखा और आग लगभग बुझ चुकी थी।
बट जो नुकसान होना था वो अभी तक हो चुका था। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती चिल्लाती बाहर की तरफ गई, आसपास के पड़ोसियों से मदद मांगने लगी। उसने घर के अंदर आकर अपने मोबाइल को उठाकर एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती है और जल्दी ही पैरामेडिक्स की टीम ने सुधाकर को एम्बुलेंस के अंदर डाला और पास के ही DRDO हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में सुधाकर के साथ सुधाकर की पत्नी स्वाति रेड्डी भी मौजूद थी और स्वाति के सामने ही उसके पति सुधाकर को सीधा ICU में अंदर ले जाया गया। अब ICU के बाहर खड़े होकर स्वाति ने अपना मोबाइल निकाला और अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करने लगी। उसने सबसे पहले अपने सास ससुर यानी कि सुधाकर के माता पिता को फ़ोन किया और बताया कि यहाँ यह सब कुछ कांड हो गया है। और जैसे ही यह बात सुधाकर की माँ ने सुनी, उसके हाथ फ़ोन से लगभग छूट ही गए। वो तुरंत भागती हुई अपने छोटे बेटे के पास गई। उसको जाकर बताया कि उसके बड़े भाई यानी कि सुधाकर के साथ ये सब कुछ हो चुका है। दोनों के दोनों लोग बहुत तेज़ी से गाड़ी के अंदर बैठते हैं और सीधा गाड़ी DRDO हॉस्पिटल आकर के ही रुकता है। वहाँ जाकर देखने लगे कि आखिर क्या हुआ है। अंदर जाकर जैसे ही उन्होंने सुधाकर की हालात को देखा, उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसी थी। लगभग सुधाकर का पूरा चेहरा खत्म हो चुका था। देखते ही देखते और भी रिश्तेदार हॉस्पिटल के अंदर जमा होने लगे और जैसे ही हॉस्पिटल के स्टाफ यानी कि डॉक्टर्स को पता चला कि ये एक हमला हुआ है इस व्यक्ति के ऊपर, और ओबियसली अब पुलिस केस तो बनता है, हॉस्पिटल स्टाफ ने खुद ही पुलिस वालों को फ़ोन किया। अब पुलिस वालों की गाड़ी भी सीधा हॉस्पिटल पहुंची। वहां जाकर डॉक्टर से बातचीत की और डॉक्टर्स ने बताया पुलिस वालों को कि विक्टिम के ऊपर पहले तो एसिड छिड़का गया, जिससे उसका चेहरा लगभग 30% तक जल चुका है। उसके बाद उसके चेहरे के ऊपर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगाई गई है और उससे भी काफ़ी हद तक उसका चेहरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप इस हालत में विक्टिम का तो बयान ले ही नहीं सकते। जैसे यह बात पुलिस वालों ने सुनी, उन्होंने सबसे पहले FIR दर्ज की और FIR होते ही तुरंत सबसे पहले इस पूरे घटना की एकमात्र चश्मदीद गवाह उसकी पत्नी स्वाति रेड्डी उसके बयान लेने शुरू किए। स्वाति ने सब कुछ बताया कि वो कैसे किचन में नाश्ता बना रही थी। उसके पति जो कि अब नौकरी पर जाने के लिए रेडी हो रहे थे, अब नाश्ते की वेट में थे और इतने में ही हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया गया और फिर 4 लोग अंदर आए और उन सभी ने मिलकर यह सारा काम उसके पति सुधाकर रेड्डी के साथ किया और बाद में उनको यहाँ पर लेकर के वो पहुँची। वो लोग कौन थे, किस लिए आए थे, सुधाकर को किस तरीके से जानते हैं, क्या सुधाकर भी उनको जानता है, यह मुझे नहीं मालूम। उन लोगों को मैंने पहली बार देखा था। उन लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए थे और आपस में वो अजीब ही नाम ले रहे थे। मुझे यहाँ के लोकल नहीं लगे। ये सारे बयान सुनते ही पुलिस वालों ने सारा कुछ नोट किया और बाद में इस केस की जांच करनी शुरू कर दी। अब सुधाकर का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा था। उसकी पत्नी उसके साइड में खड़ी है, उसका पूरा परिवार उसके साइड में खड़ा है ICU रूम के अंदर। बट सुधाकर को कोई भी देख नहीं सकता, क्योंकि उसके चेहरे पर पूरे चेहरे में पट्टियाँ बंधी हुई थी, क्योंकि 30% तक उसका चेहरा जल चुका था। तो पूरे चेहरे के ऊपर उसको मम्मी जैसा बना दिया गया था। अब क्योंकि सुधाकर की पत्नी स्वाति रेड्डी खुद नर्स रह चुकी थी, शादी से पहले उसने अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर नर्स का काम किया था, तो उसको पता था कि इस तरीके की सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, किस तरीके से डेली ड्रेसिंग की जाती है। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगा, सुधाकर की पत्नी स्वाति रेड्डी सुबह सुबह अपने पति की ड्रेसिंग करने के लिए वो सारी पट्टियाँ खोलती और नई पट्टियाँ लपेट करके उसके ऊपर नई दवाइयाँ लगाकर वह उसके मुंह पर लपेट देती।
बट यह सारा काम करने से पहले वो अपने सारे के सारे रिश्तेदारों को आईसीयू से बाहर निकालती, क्योंकि उसको भी पता था कि इस तरीके के सिचुएशन को कोई भी हैंडल नहीं कर पाएगा, ना ही उसकी माँ देख पाएगी और ना ही उसका छोटा भाई। अब डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करेंगे। सुधाकर की माँ का पूरा दिन आईसीयू के बाहर बैठे रहना। वो वेट करती कि कब उसका बेटा सुधाकर ठीक होगा और वो कब उससे दोबारा बात कर पाएगी, कब उसका बेटा अंदर उसको बुलाएगा और उससे बातें करेगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा बात करता है। लेकिन जब भी वो उसके सामने होता है तो वो सारा दिन उससे बातें किया करता है, इधर उधर की बातें, अपने बारे में बातें, परिवार के बारे में बातें, मतलब वो कभी शांत नहीं रहता। बट इस हालत में अपने बेटे को देखकर कोई भी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। अपने बेटे को इस तरीके से चुप और मजबूर देखकर किस माँ को अच्छा लगेगा। सुधाकर की माँ बाहर बैठकर पूरा दिन वेट करती। वहीं दूसरी तरफ सुधाकर का छोटा भाई, जो सुधाकर की माँ के साथ साइड में ही बैठा हुआ था, वो भी वेट कर रहा था कि कब उसका भाई खड़ा होकर दोबारा से अपनी नई रूटीन में आ जाएगा। बट उसके भाई ने खड़े होने का नाम ही नहीं लिया। अब अच्छी बात ये थी कि अंदर आईसीयू में मौजूद सुधाकर की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। वो रिकवर कर रहा था और बहुत अच्छी स्पीड से रिकवर कर रहा था। बट परिवार वालों को डॉक्टर्स ने एक बहुत ही गंदी न्यूज़ यह दी कि पहले जैसा चेहरा सुधाकर का अब नहीं रहेगा। सुधाकर का अगर पहले जैसा चेहरा चाहिए है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी करके उसका चेहरा पहले जैसा कर दें, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि पहले जैसा एग्जैक्ट हम उसका चेहरा बना पाएंगे। लगभग हम कोशिश करेंगे कि वैसा कुछ हमें मिल जाए, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी तो करनी पड़ेगी। अब ऑब्वियसली स्वाति भी मान गई। स्वाति के जो सास ससुर थे वो भी मान गए। पूरा परिवार मान गया प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए, और प्लास्टिक सर्जरी होते ही पट्टियाँ खोली गई। अब सारी पट्टियाँ खुलते ही सुधाकर का जैसा तैसा बिगड़ा हुआ चेहरा अब सभी के सामने था, और वो धीरे धीरे रिकवर भी कर रहा था। जैसे ही उसका चेहरा उसके माता पिता ने देखा, सभी बहुत खुश हुए कि चलो हमारा बेटा कम से कम जिंदा तो है, हमसे बातें कर पाएगा और अपने डेली रूटीन में वापस आ जाएगा। इस पॉइंट तक भी सुधाकर लिक्विड फूड ही खा रहा था। उसको अभी डॉक्टर्स ने मना किया था कोई भी सॉलिड फूड चबाने के लिए। धीरे धीरे उसने सॉलिड फूड भी खाना शुरू किया। अब जैसे ही सॉलिड फूड खाना शुरू किया, सुधाकर की माँ को पता था कि उसके बेटे को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। जी हाँ, मटन का सूप। अब सुधाकर की माँ बिना सुधाकर से पूछे अपने घर गई। वहाँ जाकर उसने मटन का सूप बनाया और उस सूप को एक टिफ़िन में पैक करके सीधा हॉस्पिटल पहुँची। आईसीयू रूम का दरवाज़ा खोला, अपने बेटे के पास गई। वहाँ जाकर के अपने बेटे के सामने ही उस मटन सूप के डब्बे को खोलने लगी और कहा कि लो, मैं तुम्हारे लिए सबसे फेवरेट डिश लाई हूँ, तुम्हारी फेवरेट मटन का सूप। बट सामने बैठे हुए सुधाकर ने साफ मना कर दिया कि नहीं माँ, मुझे आज ये नहीं पीना, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। और ये चीज़ सुधाकर की माँ को भी बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि तुम मटन सूप को मना कर रहे हो। तुम्हारा तो चाहे कितना भी पेट भरा हुआ क्यों ना हो, तुम फिर भी जिद करके मुझसे आज तक यह मटन सूप बनवाते आए हो कि हाँ, मुझे आज भी मटन सूप पीना है, आज भी मुझे मटन सूप चाहिए। बट आज तुम इसको मना कैसे कर सकते हो? लेकिन सुधाकर ने फिर कहा कि आज मेरा मन नहीं है, आज मेरे अंदर में, मेरे मन में कोई भी खुशी नहीं है जो मैं इसको पी लूँ। साइड में ही खड़े हुए सुधाकर के छोटे भाई ने सुधाकर के रिएक्शन को नोट करना शुरू किया।
उसको कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसको भी पता था कि उसका बड़ा भाई बहुत खुश होकर के ये मटन सूप वगैरह पिया करता था। वो एब्सोल्यूट नॉन वेजिटेरियन था और यह रिएक्शन कुछ ऐसा था जैसे किसी बंदे के आगे पहली बार कुछ नॉन वेजिटेरियन चीज़ रखी हो। बेशक सुधाकर का चेहरा खराब हुआ था, उसका दिमाग तो वैसा ही था। उसको सब कुछ अपना याद था, वो सब कुछ बता पा रहा था, सबको जानता था, बट उसके एकदम से खाने के टेस्ट को क्या हुआ? ये चीज़ सुधाकर के भाई को भी अजीब लगी। उसने भी पूछा कि भाई, तुम पहले तो बहुत चाव से यह सब कुछ खाया पिया करते थे, अब ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो, जैसे तुमने इस मटन सूप को पहली बार देखा हो? अब सुधाकर के भाई ने सुधाकर के ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी, बिना अपनी माँ को बताए, क्योंकि सुधाकर के छोटे भाई को सुधाकर के अंदर वो वाला सुधाकर दिखा नहीं जो उसका असल में भाई था। क्योंकि इस आईसीयू के रूम के अंदर जब वह लेटा हुआ रहता था, तब उसने सुधाकर को वहाँ पर चलते हुए भी देखा था, जो कि उसके असली भाई के चाल जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसको बोलते हुए भी देखा था, जो कि उसके असली भाई के आवाज़ जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। इसके अलावा सबसे मेन पॉइंट, वो मटन सूप वाला, वो मटन सूप उसने नहीं खाया, जो कि उसको सबसे ज़्यादा पसंद था। इसके अलावा जो भी कोई रिश्तेदार सुधाकर से मिलने आता, वो उस रिश्तेदार से कुछ ऐसा मिलता जैसे वो उससे पहली बार मिल रहा हो। किसी भी रिश्तेदार से मिलकर उसे ना खुशी होती, ना ही कोई वो दुख जाहिर करता। इसके अलावा सुधाकर का छोटा भाई, वो खुद अपने बड़े भाई के साथ हमेशा इतनी हंसी खुशी और मजाक के साथ रहता था, बट अब की बार उसका बड़ा भाई बिल्कुल शांत था, सिर्फ काम से काम और कुछ भी नहीं। और इन्हीं सारे शक को अपने माइंड में लेकर सुधाकर का छोटा भाई दिसंबर के शुरुआती दिनों में ही वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन गया, जहाँ पर ये केस पहले दर्ज किया गया था। वहाँ जाकर के पुलिस वालों से बातचीत की कि आपने अभी तक इस केस के अंदर क्या प्रोग्रेस की है। बट पुलिस वालों ने कहा कि हमें नहीं लगता कि वो चारों जिन्होंने हमला किया था तुम्हारे भाई के ऊपर, वो अभी भी शहर के अंदर होंगे। वो शायद ये शहर छोड़ करके जा चुके हैं। हम उनकी तलाश कर रहे हैं, जैसे हमें मिलेंगे हम तुम्हें इसके बारे में ज़रूर बता देंगे। बट सामने बैठे हुए सुधाकर के भाई ने पुलिस वालों को वह सारा कुछ बताना शुरू किया कि उसको क्या लग रहा है। अब जैसे ये सारी बातें पुलिस वालों ने सुनी, पुलिस वालों ने कहा कि हम मान लेते हैं कि वह सुधाकर नहीं है। अगर वो सुधाकर नहीं है तो पहली बात, असली सुधाकर है कहाँ? दूसरी बात, हम किस तरीके से प्रूव करेंगे कि वो असली सुधाकर नहीं है? जिसके बाद सभी के माइंड में एक ही ख्याल आया कि क्यों ना हम इस नकली सुधाकर के फिंगरप्रिंट किसी तरीके से ले लें और वो फिंगरप्रिंट्स हम असली सुधाकर के फिंगरप्रिंट से मैच करें। जिसके बाद पुलिस वालों ने बड़ी ही चालाकी से आईसीयू रूम में मौजूद सुधाकर के पानी पीने वाले गिलास से चुपके से फिंगरप्रिंट्स ले लिए और वो गिलास सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आए। जिसके बाद सुधाकर का आधार कार्ड लेकर सीधा एक सीएससी सेंटर पर गए। वहाँ जाकर सुधाकर के आधार कार्ड के जो फिंगरप्रिंट्स थे, वो फिंगरप्रिंट्स अपने पास लिए। अब जाकर पुलिस स्टेशन में इन दोनों फिंगरप्रिंट्स को मैच करने लगे। और कमाल की बात यहाँ थी कि वो फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल भी मैच नहीं हुए। यह चीज़ देखते ही पुलिस वाले इतने ज़्यादा हैरान थे, सभी ये सोच में पड़ गए कि एक आदमी जिसके ऊपर हमला हुआ है वो अभी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उसी के दो दो फिंगरप्रिंट्स कैसे हो सकते हैं? आधार कार्ड के टाइम पर अलग और अभी अलग, ऐसा हो नहीं सकता। यह चीज़ सभी के लिए बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। जिसके बाद पुलिस वालों ने सबसे पहले इस पूरे घटना की एकमात्र गवाह सुधाकर की पत्नी स्वाति रेड्डी, उनको अपने साथ पीसीआर में बैठाया
पुलिस स्टेशन लेकर के आए। वहाँ आकर के उनसे पूछताछ करने लगी कि एग्जैक्टली हमें पूरी टाइमलाइन बताओ कि किस टाइम पर क्या क्या कुछ हुआ। स्वाति रेड्डी ने वही सब रटना दोबारा से शुरू कर दिया। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने पूरे फैमिली मेंबर्स को बताया है कि हम लोग घर के अंदर थे, 4 लोग घर के अंदर घुसे, वहाँ जाकर सुधाकर से मारपीट की, उसके मुंह के ऊपर एसिड और पेट्रोल डाला और फिर आग लगा दी गई और उसके बाद में उनको हॉस्पिटल लेकर मैं आ गई। आप लोगों को कॉल किया, आप लोगों ने आकर वहाँ हालत देखी। क्या है, अब जो भी है आपके सामने यह सारा कुछ है। बट यहाँ पुलिस वालों ने एक के बाद एक स्वाति रेड्डी के सामने और सवाल फेंकने शुरू कर दिए और जैसे ही ये सवाल स्वाति रेड्डी के सामने आए, वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, घबरा गई कि पुलिस वालों ने उसको अपने सवालों के अंदर पूरे तरीके से उलझा लिया था। जी हाँ, इसके बाद एक बहुत ही भयंकर घटना निकलकर सामने आई, जिसने पूरे तरीके से ना सिर्फ हैदराबाद शहर को बल्कि पूरे भारत देश को हिलाकर रख दिया कि कोई ऐसा कैसे सोच भी सकता है। जी हाँ, तकरीबन 3 साल पहले यानी कि सन 2014 में सुधाकर और स्वाति की शादी हुई थी और इसके बाद से ही इन दोनों के 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। और जैसे ही ये दूसरा बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद से स्वाति के शरीर के अंदर दर्द होने लगा। हो सकता है उसने जो प्रेगनेंसी के बाद जो 20-25 दिन रेस्ट करना होता है, उसके बीच में उसने कुछ काम वगैरह कर लिए हो, सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ ली होगी, उतर ली होगी, क्योंकि माना जाता है कि इस टाइम पर सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं चाहिए। इसके बाद से उसके शरीर के अंदर दर्द होने लगा था और इसी दर्द की वजह से स्वाति और साथ ही साथ सुधाकर खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, क्योंकि सुधाकर की पत्नी सारा दिन अपनी कमर को पकड़ करके, अपने पैरों को पकड़ करके बैठी रहती, उससे कुछ भी काम नहीं बन रहा था। ऑब्वियसली पत्नी को दर्द में देखकर सुधाकर अपनी पत्नी स्वाति को बैठा करके कई सारे हॉस्पिटल में भी गया, अलग अलग डॉक्टर से बात की और सभी ने एक ही बात बताई कि तुम्हारी पत्नी को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। जैसे ही ये चीज़ सुधाकर ने सुनी, सुधाकर ने अलग अलग डॉक्टर से फिजियोथेरेपी करवानी शुरू कर दी और किसी का भी इलाज सही से फिट नहीं बैठ रहा था। इन्हीं के घर के पास में एक राजेश नाम का फिजियोथेरेपिस्ट भी रहता था, जिसका क्लिनिक इनके घर के बिल्कुल पास में था। और जब सुधाकर अपनी पत्नी स्वाति को लेकर इस राजेश के फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक में गई, वहाँ जाकर राजेश ने जब स्वाति की फिजियोथेरेपी की, उसके पैर हाथ वगैरह मसले, उसके कमर वगैरह मालिश की, मालिश के बाद स्वाति को काफ़ी ज़्यादा आराम भी आने लगा। अब जैसे ही ये बात क्लिनिक से बाहर निकल करके उसने अपने पति सुधाकर को बताई, तो सुधाकर भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि चलो ठीक है, हमारी मेहनत सफल हुई, तुम्हें अब आराम आ जाएगा, तुम्हारी तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम पहले जैसी हो जाओगी। अब डेली शाम का ये रूटीन बन चुका था कि सुधाकर जैसे ही नौकरी से अपने घर पर आता, वह अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर राजेश के क्लिनिक पर ले जाता। वहाँ राजेश स्वाति की फिजियोथेरेपी करता और अपनी पत्नी को वह वापस लेकर के घर आ जाता। अब ऐसे ही ज़िंदगी निकल रही थी, पर धीरे धीरे टाइम बीतता रहा, दिन निकलते रहे और अब यह रूटीन कुछ ऐसी बन चुकी थी कि स्वाति ने सुधाकर को परेशान करना बंद कर दिया और कहा कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम अपनी नौकरी पर ध्यान दो, तुम मेरी वजह से घर पर जल्दी आते हो, मुझे वहाँ लेकर जाते हो, तुम इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं पैदल ही वहाँ जा कर के अपनी फिजियोथेरेपी करवा आऊँगी, तुमको इस बारे में कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही ये चीज़ सुधाकर ने सुनी, उसने कहा बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा कर के अपनी फिजियोथेरेपी करवाओ, जितने भी टाइम का कोर्स है तुम इस कोर्स को पूरा करो,
अब स्वाति डेली शाम को अपने घर से बाहर निकलकर राजेश के उसी क्लिनिक पर जाने लगी। अब क्लिनिक पर जाते जाते फिजियोथेरेपी की जगह इन दोनों के बीच में नैन मटक्का होने लगा। अब ये फिजियोथेरेपिस्ट फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए तैयार था। जी हाँ, राजेश ने फिजियोथेरेपी करते करते स्वाति की कुछ इस तरीके से फिजियोथेरेपी की कि इन दोनों के बीच में फीलिंग्स पैदा होने लगे थे। अब क्लोज होते होते राजेश स्वाति को घर पर ही आकर फिजियोथेरेपी करने लगा। अब फिजियोथेरेपी कर रहा था या फिर कुछ और, ये मुझे नहीं पता, बट ये उसके घर आने जाने लगा और इन दोनों का रिश्ता अब काफ़ी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे की कसमें खाई कि हाँ तुम सिर्फ मेरे हो। सामने से राजेश ने भी कहा कि हाँ तुम मेरी हो। अब ये मेरा मेरी वाली बात जैसे ही आई तो दोनों के माइंड में एक ही ख्याल आया कि स्वाति शादीशुदा है, उसका पति सुधाकर का क्या होगा। दोनों ने इस मैटर को यहीं क्लोज किया। राजेश उसके घर से बाहर निकला और जस्ट इस पूरे कांड से जो 27 नवंबर से तकरीबन 1 महीने पहले सुधाकर की पत्नी स्वाति अपने घर पर बैठकर मूवीज़ देख रही थी और तभी सामने उसको टीवी में एक साउथ मूवी दिखाई दी और जैसे ही उसने वो मूवी देखी, उस मूवी को देखते ही उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और राजेश को कॉल किया और कॉल करके उसे बताया कि तुम तुरंत घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। यह बात सुनकर राजेश सीधा अपनी क्लिनिक से निकलकर स्वाति से मिलने के लिए उसके घर पर आया और वहाँ पर बैठकर दोनों ने उस मूवी के बारे में डिस्कस किया और वो मूवी उन्होंने यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा बार बैठ करके अलग अलग दिनों में देखी। जी हाँ, इस मूवी के अंदर बताया गया था कि किस तरीके से एक आदमी की पूरी पर्सनालिटी को चेंज किया जाता है प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा। और इसी मूवी को देखने के बाद इन दोनों के माइंड के अंदर एक बहुत भयंकर प्लान आया, यानी कि 26 नवंबर 2017 की रात को सुधाकर अपनी नौकरी को पूरा करके अपने घर आया। उसने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, अंदर जाते ही उनके पीछे से किसी ने बहुत ज़ोर से वार किया। अब इस वार को वो देख तो नहीं पाए कि किसने किया, वो जस्ट आगे की तरफ जा कर के गिर गया। अब जैसे ही वो गिरा, उसकी पत्नी स्वाति उसको घसीटते हुए सीधा अपने कमरे में ले गई और कमरे में ले जा कर के उसने सुधाकर को बेड पर लिटा दिया, उसकी मरहम पट्टी करने लगी। अब जैसे ही कुछ देर बाद सुधाकर को होश आया, वो अपनी पत्नी स्वाति से पूछने लगा कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। स्वाति ने कहा कि जैसे ही तुम नौकरी से घर वापस आए और आते ही आराम से लेट गए और लेटे लेटे तुमने करवट ली तो तुम बेड से नीचे गिर गए और नीचे गिरते ही तुमको ये सिर में चोट लगी। उसकी वजह से तुमको कुछ भी याद नहीं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। वह जो रोड से हमला किया गया था सुधाकर के ऊपर पीछे से, वो हमला किसी और ने नहीं बल्कि राजेश ने ही किया था और उस हमले को करने के बाद राजेश वहाँ से निकल गया। बट पूरी रात राजेश वेट कर रहा था कि कब उसकी गर्लफ्रेंड, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड यानी कि स्वाति उसको कॉल करेगी, क्योंकि अभी काम और भी करना था, अभी काम बहुत पड़ा हुआ था। जी हाँ, सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास राजेश के पास उसकी गर्लफ्रेंड स्वाति का फ़ोन आया और कहा कि तुम आ जाओ। जैसे ही ये बात राजेश ने सुनी, राजेश अपना व्हीकल लेकर सीधा सुधाकर के घर वापस पहुंचा। वहां दरवाज़ा खोल करके अंदर गया। वह सीधा राजेश के बेडरूम में गया और वहां जाकर देखा कि स्वाति सुधाकर के साइड में खड़ी हुई है। सुधाकर के सिर के ऊपर पट्टी बंधी है और वह गहरी नींद में है। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर सुधाकर को रोड से पीटना शुरू कर दिया। उसी बेड के ऊपर उसे उसके लेटे लेटे उसके ऊपर पे कई वार किए गए और उसके चेहरे के ऊपर इतनी रोड मारी गई कि बेचारे का चेहरा अब पहचान में भी नहीं आ रहा था। सोच कर देखिए, सुबह 5 बजे के आसपास का टाइम है, सर्दियों की रातें हैं,
नवंबर का एंड चल रहा था। अब तो 27 तारीख आ चुकी थी। 27 तारीख की सुबह की बातें हैं। इन लोगों ने सुधाकर को आंखें खोलने का भी मौका नहीं दिया कि आखिर वह देख तो ले कि उसके साथ ये सब कुछ कौन कर रहा है। बट उससे पहले ही उन रोड्स के लगने की वजह से उसका सिर अंदर से फट गया। अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुई और उसी टाइम मौके पर ही सुधाकर की मौत हो चुकी थी। सुधाकर ने दम तोड़ दिया, लेकिन इन दोनों को अभी भी चैन नहीं था। इन दोनों को लग ही नहीं रहा था कि सुधाकर इतनी जल्दी मर सकता है। बट इसके बाद इन लोगों ने सुधाकर के चेहरे के ऊपर, उसी जख्मी चेहरे के ऊपर सोच कर देखिए, जगह जगह चेहरा फटा हुआ है, खुला हुआ है। लेकिन सुधाकर की पत्नी स्वाति ने साइड में ही पड़ी हुई जो पहले से लाकर रखी हुई थी पेट्रोल की बोतल सबसे पहले उठाई और उस पेट्रोल को सुधाकर के चेहरे के ऊपर डालना शुरू कर दिया। सोचकर देखिए, सुधाकर का चेहरा अंदर से पूरी तरीके से फटा हुआ था और वह सारा पेट्रोल उसके शरीर के अंदर जा चुका था। जैसे ही पेट्रोल उसने डाला, ऊपर से राजेश ने उसके चेहरे पर आग लगा दी। अब बेचारे का चेहरा, सोचकर देखिए, सुधाकर का चेहरा जो पहले ही पूरी तरीके से बिगड़ चुका था, वो अब पूरे तरीके से जलने लगा था। जैसे ही वो चेहरा पूरा जल गया, इन लोगों ने उसी बेडशीट के अंदर उसको लपेटा जिस बेडशीट पर वो सो रहा था। उसके नीचे जो चादर बिछाई गई थी, उसी चादर के अंदर पूरे के पूरे सुधाकर को लपेटा और अपने साथ अपने घर से बाहर निकल गए। राजेश ने अपनी गाड़ी की डिग्गी में उसे रखा और ये दोनों लोग उस गाड़ी को चलाकर सीधा वहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर एक जंगली इलाके में गए। वहाँ जाकर के राजेश ने एक गड्ढा खोदा, एक गहरा गड्ढा खोदा उसी जंगल में, और उस गड्ढे के अंदर सुधाकर की लाश को डंप किया। लेकिन अभी भी इन दोनों को चैन नहीं था। उन लोगों को लग रहा था कि हो सकता है अभी भी कोई ना कोई इसकी पहचान कर लेगा। इससे निजात पाने के लिए इन लोगों ने पूरे के पूरे सुधाकर के ऊपर उस पेट्रोल को छिड़क कर जो बचा हुआ था उस बोतल में, उसे सुधाकर के ऊपर खाली किया और अंदर ही आग लगाई। अब जैसे ही पूरा का पूरा सुधाकर का शरीर जलने लगा, ये ज़्यादा देर वेट भी नहीं कर सकते थे, यहाँ रुक नहीं सकते थे। उसी हालत में ऊपर से मिट्टी डाली, इस गड्ढे को पूरा भरा और यहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वापस अपने घर यानी सुधाकर के घर पहुँच गए। अब जैसे ये लोग सुबह सुबह अपने घर पहुँचे, यहाँ तक तो अब इनका आधा प्लान पूरा हो चुका था। अब आधा का प्लान बाकी था, क्योंकि उन्होंने सुधाकर को तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन दुनिया को सुधाकर दिखाना भी था। वापस अब इसे दिखाने के लिए इन लोगों ने एक बहुत ही गंदा प्लान बनाया। जी हाँ, प्लान के मुताबिक अब ये राजेश सुधाकर की जगह सुधाकर बन करके रहने वाला था असल ज़िंदगी में, और सुधाकर बनने के लिए इसको अपने फेस के अंदर ट्रांसप्लांट करवाने थे। इसको एक हादसा भी दिखाना था जिसकी वजह से सुधाकर के साथ यह सब कुछ हुआ। अब इस चीज़ के लिए इन दोनों का यह प्लान था कि सबसे पहले स्वाति राजेश को चोट मारेगी, उसके बाद इसके चेहरे के ऊपर वह सब कुछ करेगी और फिर इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाएगी सुधाकर बनाकर। इस प्लान के मुताबिक जैसे ही ये लोग सुधाकर को यानी असली सुधाकर को उसी जंगल में डंप करके आए, अपने घर पहुँचे और घर में पहुँचने के बाद थोड़ी देर इन लोगों ने चैन की सांसें ली। उसके बाद दोबारा से अपने काम पर लग गए और काम में लगते ही सबसे पहले स्वाति ने राजेश के सिर के पीछे चोटें मारी रोड से। लेकिन उसे पता था, क्योंकि वो नर्स थी, वो जानती थी कि आखिर किस किस जगह पर चोट मारनी है कि चोट ज़ोर से भी ना लगे और इसकी जान भी ना जाए। इसके ऊपर हमला हुआ ऐसा उन लोगों को दिखाना था। चोट मारने के बाद स्वाति ने खुद स्प्रे की बोतल जिसके अंदर एसिड रखा हुआ था, वो एसिड सोच कर देखिए सामने खड़े हुए राजेश के चेहरे के ऊपर उसने छिड़कना शुरू किया। कई बार स्प्रे किए। अब इस एसिड के गिरते ही राजेश को जलन होने लगी, लेकिन यह स्वाति यहीं पर नहीं रुकी।
राजेश उसको मना कर रहा था कि बस इससे ज़्यादा और वह सहन नहीं कर सकता है। बट स्वाति ने कहा कि देखो, हम यहाँ तक तो आ गए हैं, एक स्टेप और बचा हुआ है। एक स्टेप अगर पूरा हो गया तो हम पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। दूसरी बोतल के अंदर जो उसने पेट्रोल रखा हुआ था, उस पेट्रोल की बोतल को स्वाति ने उठाया और सामने खड़े राजेश के जो चेहरे हैं, जिस पर उसने पहले एसिड डाला था और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसी राजेश के चेहरे के ऊपर स्वाति ने पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। और ये अब काफ़ी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। जैसे ही पेट्रोल राजेश के चेहरे पर पड़ी, वो चिल्ला रहा था, लेकिन स्वाति ने सीधा अपने साइड में मौजूद लाइटर को उठाया और उस लाइटर से टिक टिक दबाते हुए आग निकाली और राजेश के चेहरे पर लगा दिया। और राजेश का चेहरा अब आग की लपटों से घिर चुका था। अब अपने नर्स वाले हुनर का इस्तेमाल करते हुए स्वाति को यह भी पता था कि आखिर उस आग को किस टाइम पर बुझानी है ताकि ज़्यादा बर्न ना हो पाए, इतना भी ना जल जाए कि उसको बचाया ना जा सके, और इतना कम भी ना कि डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी के लिए मना कर दे। उसको एग्जैक्टली पता था कि 30% से नीचे अगर चेहरा बर्न होगा तो डॉक्टर्स प्लास्टिक सर्जरी के लिए हाँ कर देंगे। उसने 30% जलने से पहले ही आग बुझा दी और सीधा राजेश को अपनी गाड़ी के अंदर बैठाया और सुधाकर बताते हुए सीधा DRDO हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां जाकर डॉक्टर्स को बताया कि अभी अभी उसके पति सुधाकर के ऊपर हमला हुआ है और आप प्लीज़ इसका इलाज शुरू कर दीजिए। अब क्योंकि राजेश पहले से ही वेजिटेरियन था, इसलिए सुधाकर की मां के द्वारा बनाया गया वह मटन सूप उसने पीने से प्रॉपर मना कर दिया। अब क्योंकि राजेश सुधाकर नहीं था, इसलिए वह असली सुधाकर के भाई से ठीक से बात नहीं कर रहा था। उनको यह मालूम नहीं था कि सुधाकर किस प्रकार से बात करता था, किस तरीके से हिल मिल कर के बात करता था, इसलिए भी वह सभी रिश्तेदारों से सही से मिलजुल नहीं रहा था। किसी भी दोस्त से सही से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आखिर सुधाकर इन सब लोगों से किस तरीके से बातें करता था। 10 दिसंबर 2017 को पहली बार स्वाति को गिरफ्तार किया गया और 14 दिसंबर 2017 को जब राजेश, जो सुधाकर बनकर के उस हॉस्पिटल में एडमिट था, उसे भी डिस्चार्ज मिल चुकी थी। वह पूरी तरीके से फिट हो चुका था, उसने रिकवरी कर ली थी। जैसे ही डॉक्टर्स ने उन्हें छुट्टी दी, उसको भी सीधा गिरफ्तार कर लिया गया। अब दोनों को अदालत में पेश किया जाना था और रिमांड में इन दोनों ने वो सारे सबूत भी दिए, वो जगह भी बताई जहां पर इन लोगों ने सुधाकर की लाश को दफनाया था। वो सारा सामान भी सुधाकर के घर से ही बरामद हुआ था जो स्वाति ने इकट्ठा किए थे इस सारे कत्ल को अंजाम देने के लिए, इस पूरे कांड को अंजाम देने के लिए। जिसके बाद सेशन कोर्ट में इनका केस चला और 8 महीने के बाद फाइनली इस स्वाति को बेल मिली। बट हैरानी वाली बात यह थी कि स्वाति को जमानत मिलने के बाद भी इसको लेने के लिए कोई भी जेल के बाहर नहीं आया, ना ही इसके घर वाले और ना ही इसके कोई अन्य रिश्तेदार। इसलिए पुलिस वालों ने इसको जेल से बाहर निकालकर सीधा वुमन शेल्टर में भेज दिया ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि लोगों की नज़रों में इसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा था। बट सोचने वाली बात यह है कि एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि उसके 2 बच्चे हो चुके थे, 3 साल शादी के हो चुके थे, अच्छा कमा रहा था, अच्छा खिला रहा था, पूरा परिवार इंडिपेंडेंट था। फिर भी ऐसा सब कुछ क्यों, कहाँ ज़रूरत पड़ी? एक पिता हो या फिर पति, वह अपने परिवार को पूरा टाइम देने की कोशिश करता है, वह भी सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर परिवार के लिए कमाता है, परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है और उसके बाद उसको यह सब कुछ मिला। इस केस को जिस तरीके से दबाया गया, लिटरली वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। फिर भी ये न्यूज़ हेडलाइंस में आया था, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको समय के साथ भुला चुके थे।
जो लोग इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं उसका अंजाम बाद में बहुत बुरा होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बतलाएं। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।